हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस लर्नर में। दोस्तों आज मैं झारखंड बीएड जो एग्ज़ाम होने वाली है, जिसका फॉर्म अभी भरा रहा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। साथ ही मैं सिलेबस का डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ को एकदम डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा, सो डैट आपको इजीली समझ में आ जाए। आज के बाद इसका सिलेबस में कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो हम 2 मिनट उसके नोटिफिकेशन में बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो गया, लेकिन उसकी नोटिफिकेशन में 2 मिनट बात करते हैं। उसके बाद डिटेल एक्सप्लेन करेंगे सिलेबस के बारे में, 1 बाय 1, कुछ चीज़ नहीं छूटने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए, झारखंड सरकार का बीएड के लिए, ठीक है, अभी फॉर्म भरा रहा है, ठीक है, 2022 से लेकर 2024 तक 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। देखिए ड्यूरेशन कितना है, 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। देखिए इसमें 85% सीट जो है ना, वो सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए रिजर्व सीट है। ये सीट सिर्फ झारखंड के लोगों को ही मिलेगा, ठीक है। और जो 15% सीट है ना, वो ओपन सीट होगा। मीन्स ये सीट बाहर से जो लोग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, अगर उनका इस एंट्रेंस एग्जाम में हो जाएगा तो उन लोगों के लिए 15% सीट रखा गया है, ठीक है। गॉट इट? ठीक। अब देखिए, जो फॉर्म का फिलिंग डेट है वो 30/4/22 से है ना, 30 अप्रैल से भरा रहा है, 15/5/2022 तक भराएगा, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि डेट डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है। देखिए जनरल के लिए जो एग्जाम फीस है वो 1000 लग रहा है। कितना? 1000। ओबीसी के लिए 750 रुपया, एसटी एससी के लिए 500 रुपया, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी है, एससी है, सबके लिए कितना लगेगा? 500 रुपया, ठीक है। झारखंड में फीमेल को छूट दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो एग्जाम होगा OMR बेस्ड एग्जाम होगा, मींस एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाली है, ठीक है, ठीक है। ये एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। यहां हो गया। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन शख्स है जो बीएड कर सकता है, ठीक है। देखिए अगर आप बीएड करना चाह रहे हो, ठीक है, अगर आप अपियरिंग में हो, ठीक है, तो आपका अगर इसका एग्जाम शुरू होने से पहले पहले अगर आपका कंप्लीट हो चुका है ना डिग्री, तो ही आप अप्लाई करने के लिए तैयार हो, बाकी अप्लाई आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यूजी मीन अंडर ग्रेजुएट, मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हो और अगर आप पीजी हो तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में आपका 50% होना चाहिए। अगर वहां नहीं है तो कम से कम आप पीजी कर रहे हो तो पीजी में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपको फॉर्म फिलिंग नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। देखिए अगर जो इंजीनियर हैं, ठीक है, जो बीटेक किए हुए हैं, जो है ना बीटेक बैचलर इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो बैचलर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए 55% एकदम जरूरी है, और मैथ और साइंस कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। ये तो नोटिफिकेशन की बातें हो गई, ठीक है। अब हम एग्जाम के बारे में चलिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम डेट जो होगा वो जून मंथ के, है ना, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में होगा, ठीक है। फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में होने वाला है, ठीक है। और जो एग्जाम सेंटर होगा, एग्जाम सेंटर RAN रांची भी हो सकता है। रांची में आप जो ऑप्शन दोगे, है ना, ऑप्शन आपका रहेगा फॉर्म भरने में, उसमें आपका ऑप्शन होगा रांची, तो आप रांची डालोगे, RAN रांची। धनबाद होगा, DAHN धनबाद, शॉर्ट में मैंने लिखा है क्योंकि थोड़ा जगह का कमी था, ठीक है। JAM जमशेदपुर है आपका। BOKA बोकारो होगा, ठीक है, बोकारो में भी आपका सेंटर होगा। दुमका में सेंटर है, और DALTON डाल्टनगंज, ठीक है। ये सभी शहरों में जितने भी सेंटर बनाए जाएंगे, यही शहरों में सेंटर बनाए जाएंगे। रांची है तो रांची में बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहां पर एग्जाम लिया जाएगा, मतलब मीन्स सभी इन जगहों पर बहुत सारे सेंटर होंगे, वहां पर एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया नोटिफिकेशन का बात।
अब हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सिलेबस में क्या दिया गया है, डिटेल वाइज सिलेबस का पूरा एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आपका एग्जाम जो होगा ना वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होने जा रहा है एग्जाम, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप एग्जाम में एक क्वेश्चन अगर सही करते हो, ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ठीक है, तो 1 नंबर तो कटेगा। जो क्वेश्चन का आप गलत नंबर दिए हो ना, गलत आंसर, वो कटेगा ही। साथ में आपका 1/4 मार्क्स एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा, मींस 0.25 मार्क्स एक्स्ट्रा काट लिया जाएगा। मींस एक रॉन्ग क्वेश्चन में आपको 1.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, है ना। एक गलत क्वेश्चन 1.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, मींस 1.25 नंबर काट लिया जाएगा आपका, ठीक है। याद रखिएगा, गलत आंसर नहीं करना है, ठीक है। देखिए, और 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ 3 सेक्शन से, ठीक है। देखिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, है ना, फिशियंसी, है ना। मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मीन्स क्या हो गया, मीन्स लैंग्वेज में आप सक्षम हैं, ऐसा एग्जाम लिया जाएगा जिससे वो पता कर लेगा कि आप लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन का लेवल होगा उसी से आपको वो एस्टिमेट कर लेगा कि आपको लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है, ठीक है। देखिए, जो लैंग्वेज होगा उसमें 30 सवाल होंगे, 30 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 30 मार्क्स का भी होगा, ठीक है, 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। देखिए, इसमें 15 मार्क्स का क्या होगा, हिंदी होगा, ठीक है, और 15 मार्क्स का क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है, 15 मार्क्स का। तो 15, ठीक है, 30 मार्क्स, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में पूछा जाता है, साथ हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, ओके। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, देखिए, एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा, इस फॉर्म में पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ पैराग्राफ राइटिंग आपका लिखा हुआ होगा, पैराग्राफ राइटिंग आपका लिखा हुआ, मान लीजिए ये पैसेज है, यहां पर आपका एक पेपर है, इसमें आपको पैसेज दे दिया, लिखा हुआ रहेगा यहां तक, ठीक है, यहां तक, ठीक है, ये पैराग्राफ रहेगा, है ना। उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन आपको क्रिएट किया हुआ रहेगा, इससे आपको कुछ क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ रहेगा, उसका आपको यहां से ढूंढ के जो लिखा हुआ रहेगा ना पैराग्राफ, उससे ढूंढ के आपको आंसर देना है। जो आप 9 क्लास, 10 क्लास, 11, 12 क्लास में जो इंग्लिश पढ़े हैं ना, उसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर भी पूछा जाएगा, ओके ना। रीअरेंजिंग सेंटेंस, ठीक है, रीअरेंजिंग सेंटेंस क्या होता है, आपका जो सेंटेंस होगा ना, सेंटेंस होगा, मान लीजिए सेंटेंस 5 सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो 1 सेंटेंस 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ रहेगा पता है, 5 वाला पहले लिख देगा, फिर 3 लिख देगा, फिर 2 लिख देगा, फिर 1 लिख देगा, फिर 4 लिख देगा, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस आगे पीछे करके लिखा हुआ रहता है, उसको आपको सीरियल वाइज करना रहता है। आपको इस तरह सेंटेंस दे देगा इधर उधर करके, ठीक है, उसको आपको सीरियल वाइज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलिए आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपका एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, सेंटेंस, उसके बाद एक वर्ड आपको मिसिंग मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन होंगे ना, उसके आधार पर आपको उसमें एक वर्ड को भरना पड़ेगा, वो फिल इन द ब्लैंक्स। एरर इन सेंटेंस, एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा, उसमें ग्रामर के अकॉर्डिंग आपका वहां गलत होगा, उसको आपको पकड़ना होगा कि कौन सा गलत है ना, कौन सा रॉन्ग है, कौन सा वर्ड वहां पर रॉन्ग है, ठीक है। सारा चीज का वहां पर दिया हुआ रहेगा, ओके। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, एक ऐसा वर्ड है ना, ऐसा वर्ड होता है जो आपको वर्ड लगेगा लेकिन 2 वर्ड से बनता है, फ्रेजेस, ठीक है। एक आपका हो सके वो बड़ा भी हो सकता है, जैसे
ऑल, जैसे देखिए ऐड फ्यूएल टू द फायर, ठीक है, ऐड फ्यूएल टू द फायर, ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया, ठीक है, ये फ्रेज हो गया, ठीक है। ऐड फ्यूएल टू द फायर मीन्स आग में नमक डालना, इसका मीनिंग होता है आग में नमक डाल, ऐड फ्यूएल टू द फायर, आग में नमक डालना। तो इस तरह के जो सेंटेंस, जो वर्ड होता है ना, जो इसको हम फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक है। इडियम हो गया, फ्रेज हो गया, आपका इडियम भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सुटेबल वर्ड्स फॉर इनकम्प्लीट सेंटेंस, एक सेंटेंस होगा जो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, वो पूरा नहीं होगा, उसके लिए आपको एक वर्ड लिखना पड़ेगा जो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ होगा, उसको चुनना पड़ेगा कि इस सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड फिट बैठेगा, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, आपका एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, एक ही सेंटेंस है ना, जो इस तरह का सेंटेंस मैंने बताया था रीअरेंज सेंटेंस, उस तरह से नहीं होगा, आपका यहां 5 सेंटेंस देगा, लेकिन आपको सीक्वेंस में क्या बोल, एक ही सेंटेंस देगा, लेकिन एक सेंटेंस जो होगा ना उसको, जिसे मान लीजिए यहां पर सेंटेंस दे दिया, ठीक है, सेंटेंस यहां पर आ गया, ये सेंटेंस आ गया, ये यहां पर वर्ड है, ठीक है, तो ये वर्ड को यहां कर देगा, ये वर्ड को यहां कर देगा, ये वर्ड को यहां कर देगा, और ये वर्ड को यहां कर देगा, ठीक है। तो आपको पकड़ना है कि कौन सा वर्ड कहां पर फिट बैठेगा, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में होगा, ठीक। अब देखिए सिनोनिम्स, सिनोनिम्स होगा मतलब ऐसा वर्ड होगा, ठीक है, ऐसा वर्ड होगा जिसे मान लीजिए यहां पर एक वर्ड है डूबियस, डूबियस एक वर्ड है, तो इस तरह ऑप्शन होंगे, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन होंगे, 4 वर्ड दे दिया हुआ होगा, तो इसका जो मीनिंग होता है ना उसी प्रकार किसी एक का मीनिंग सेम होगा, ठीक है, किसी एक का मीनिंग सेम होगा, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक। मींस समानार्थी वर्ड जो इंग्लिश में पर्यायवाची वर्ड तरह पर्यायवाची वर्ड होता है ना, उसी तरह से ये सिनोनिम्स होता है, ठीक है। इडियम, ये भी इडियम, इसको भी इडियम हम बोल सकते हैं। और फ्रेजेस है ना, फ्रेजेस भी इसी तरह के होते हैं, लेकिन वो थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे फ्रेजेस क्या हो गया, देखिए डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम बोला जाता है डार्क हॉर्स को, तो ये फ्रेज हो गया और ये इडियम हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन आपको ग्रामर में पढ़ना पड़ता है, जिससे प्रीपोजिशन टू हो गया, ये प्रीपोजिशन है, ऑफ हो गया, ये प्रीपोजिशन है, आपका फॉर प्रीपोजिशन है, ठीक है, इन प्रीपोजिशन है, एट प्रीपोजिशन है, फिर से विथ आपको आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है, एट सॉरी फिर से प्रीपोजिशन है, अंडर प्रीपोजिशन है ना, ये सब प्रीपोजिशन है। तो इसका यूज पढ़ना है आपको, इसमें ना आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दे सकता है, एरर का फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको इसका यूजेस पढ़ना पड़ेगा, ये इस तरह से मैंने कुछ लिखे हैं और बहुत सारे होते हैं, ठीक है। टेंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेंस इंग्लिश का बेस है, ठीक है, आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, ओके। आर्टिकल, आर्टिकल भी एग्जाम में आएंगे, ए एंड द का यूज किस तरह से होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो ये सारे हिंदी और इंग्लिश, जिस तरह से हिंदी में क्वेश्चन होंगे उसी तरह से इंग्लिश में भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं इंग्लिश का भी क्लास लाने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश का डेफिनेटली मैं इंग्लिश से क्लास लाऊंगा और हिंदी का भी हो सके तो ले आऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद रीजनिंग देखिए, रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इसमें वर्बल रीजनिंग होते हैं एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होते हैं, ठीक है। वर्बल में क्या होता है कि आपको
पेन का यूज करना नहीं होता है वर्बल में, आपको क्वेश्चन देख के खुद आंसर देना होता है। जो फिगर होता है, जैसे वर्बल रीजनिंग आपका फिगर होगा, इस तरह होता है, फिर इस तरह से होता है ना, इस तरह बनाया हुआ होता है, उसको वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। उसमें आपका पेन यूज नहीं होने वाला है। और नॉन वर्बल रीजनिंग किसको बोलते हैं? जिसमें पेन का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, आपको सोल्व करके आंसर देना होता है, वो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है। देखिए, मिसिंग नंबर आपको दिया जाएगा नॉन वर्बल में। मिसिंग क्या होता है? आपको कुछ, जैसे मान लीजिए ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, तो इस तरह से आपको एक नंबर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको भरना पड़ेगा कि क्या होगा, ठीक है, इसमें आपको भरना पड़ेगा कि क्या होगा। ये तो इजी दे दिया ना, 5 6 7 8 9 10, तो इस तरह से इजी नहीं होंगे, कुछ उसका कुछ मेथड होता है। उसी तरह से आपको यह ब्लैंक छोड़ देगा एक, उसके बाद आपको उसको पकड़ना है और क्या भरना है आपको पकड़ना है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, फिर नंबर सीरीज होगा। नंबर सीरीज क्या होता है? आपका एग्जाम में जो नंबर होगा ना, नंबर के अकॉर्डिंग आपको मिसिंग दे दिया जाएगा, आपको हो सके ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा नंबर का, ठीक है, उसको नंबर सीरीज बोलते हैं। ये सब मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा, है ना। फिर लेटर सीरीज क्या होता है? आपको जैसे देखिए, नंबर सीरीज में क्या होता है ना, देखिए आपको कुछ इस तरह वर्ड दे देगा 4 5, है ना, तो इसी तरह से आपको कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको इस तरह से नंबर छोड़ देगा, ठीक है। जैसे अल्फाबेटिकल नंबर ABCD होता है ना, इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन होगा ना, जैसे अल्फा को हम अल्फाबेट में A को 1 बोलते हैं और B को 2 बोलते हैं, C को 3 बोलते हैं, D को 4 बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ रहेगा। A का क्या कोड होता है, B का क्या कोड होता है, कुछ इस तरह से कोड दिए हुए होते हैं ना, उसको आपको पकड़ना होता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। फिर देखिए, लेटर सीरीज, आपको इसमें लेटर सीरीज दिया हुआ रहेगा ACD, है ना, आपको इस तरह से, फिर यहां पर ब्लैंक छोड़ देगा CDE, है ना, फिर यहां पर ब्लैंक छोड़ देगा तो CFC, इस तरह से आपको इस तरह से ब्लैंक छोड़ते जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर इन सभी चीज को ध्यान देके पकड़ना पड़ेगा कि इस जगह क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब थीम फाइंडिंग, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उसमें आपको पकड़ना पड़ेगा कि उसके लिए सबसे बेस्ट थीम कौन सा हो सकता है, ओके। जंबल मीन्स क्या होता है? आपको जो कोई, देखिए इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में था रीअरेंज करना, उसी तरह से जंबल होता है, इधर उधर करके दे देगा ना, उसको एक जगह में सीक्वेंस में लाना होता, उसको जंबल बोला जाता है। एनालॉजी, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें एक तो गलत होगा या एक तीनों से अलग होगा। 4 ऑप्शन, अगर देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक या तो इससे सेम होगा, ठीक है, या तीनों सेम हो सकता है, एक गलत हो सकता है, या 3 गलत हो सकता है, या एक सही हो सकता है ना, उसको एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओड एंड आउट और एनालॉजी कहीं ना कहीं सेम होता है, ठीक है। इसमें भी एक ऑप्शन हटाना पड़ता है, जो गलत ऑप्शन है उसको आप बाहर कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ओड एंड आउट, जिससे मान लीजिए 4 ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आपका गलत होगा, ये ओड एंड आउट बोला जाता है। अब देखिए, अरेंज द स्टेटमेंट इन सीक्वेंशियल फॉर्म, तो आपको इसमें 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ होगा, है ना, 3-4 स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, उसको आपको अरेंज करना पड़ता है कि कौन सा स्टेटमेंट पहले होगा, कौन सेकेंड में आएगा, कौन थर्ड में आएगा, कौन 4 में आएगा। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 स्टेटमेंट आपका दे दिया है, ठीक है। इसको करेगा क्या ना, इसको 4 को यहां पर लिख देगा, हो सके 3 को यहां पर लिख देगा, 1 को यहां पर लिख देगा, 2 को यहां पर लिख देगा एग्जाम में। तो आपको इसको पकड़ना है कि पहले स्थान पर क्या हो सकता है, सेकेंड स्थान में क्या होगा, थर्ड में क्या हो सकता है, 4 में क्या हो सकता है,
उसको आपको पकड़ के सीक्वेंस में डालना है, ठीक है। फिर से देखिए, है ना, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो रीजनिंग का था और इंग्लिश का हो गया। अब देखिए जो मेन होता है ना बीएड का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बीएड एग्जाम में इसका कुछ सिलेबस होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बीएड कर रहे हो ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है क्योंकि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो और किस तरह से बच्चा को पढ़ाओगे ये सबसे सीखा जाता है। ये सबसे एक मिनट, यहां पर रीजनिंग का कुछ पार्ट छूट गया। देखिए स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, है ना, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको 3 स्टेटमेंट दे देगा, 2 स्टेटमेंट दे देगा आपका। देखिए यहां पर 2 स्टेटमेंट दे देगा, यहां पर 2 स्टेटमेंट आपको इस तरह से दे देगा, ठीक है। और इसके पास एक क्वेश्चन होगा यहां पर दिया हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 2 स्टेटमेंट कौन सही होगा, है ना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा ना उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट चाहे ये स्टेटमेंट दोनों इससे रिलेटेड कौन सा होगा, है ना, इसके लिए ये दोनों कौन फिट बैठेगा उसको आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से एक आपको ढूंढना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। वो होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। सिलोज्म होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट एनालिटिकल रीजनिंग होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन इस तरह दिए हुए होते हैं, 2 स्टेटमेंट होगा और 4 ऑप्शन इस तरह दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको मैच करना पड़ता है, ये फिगर वाइज बनता है, ठीक है। तो इसका जब तक क्लास नहीं होगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सिलॉब्स एनालिटिकल रीजनिंग होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग का काम करना पड़ता है, थोड़ा सा सोच समझ आपको डेवलप करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर हम यहां पर लिखे हैं, देखिए कुछ आम सेब है, ठीक है। सेकेंड, कुछ केला आम है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इसको बनाना चाहेंगे किस तरह से बनेगा, कुछ आम, देखिए ये आम है, सेब है, ये सेब हो गया, एस मीन सेब। फिर बोला है कुछ केला आम है, तो कुछ केला आम है, नहीं इस तरह से फिगर बनेगा। जिससे क्वेश्चन आएगा ना तो इस तरह से फिगर बनते जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉजिकल प्रॉब्लम, ये भी स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पढ़ के सोल्व करना होता है, ठीक। एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, है ना, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन होगा आपका। ब्लड रिलेशन को आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो आपको कुछ सेंटेंस में आपको दिया हुआ रहेगा कि वो मेरे चाचा है, कि वो मेरे चाची है, वो मेरा भाई है, वो मेरा फादर है, आपको सीक्वेंस इधर उधर करके दिया हुआ रहेगा, उसको आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें कुछ छोटे मोटे मैथ्स होंगे, ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम पर बेस होगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो इजी होता है, ठीक। उसके बाद देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का पूछेगा, 40 क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बीएड के स्टूडेंट के लिए। देखिए एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन, इसमें हमको पढ़ना है कि जो एजुकेशन होता है, एजुकेशन को लेके आप क्या सोचते हैं, एजुकेशन के बारे में आपका रवैया क्या है, किस नजरिए से आप एजुकेशन को देखते हैं, पढ़ाई को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो आपका जो एजुकेशन के प्रति आपका ध्यान सही होना चाहिए, आपका जो सोच होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए कि जब हम बीएड कर रहे हैं तो आपको टीचिंग लाइन में जाना है और एक टीचर ही पूरे समाज को बनाता है। तो आपका नजरिया अगर सही होगा तो ही आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये नजरिया आपका सही रखना पड़ेगा एजुकेशन के प्रति, ठीक है। तो उसी के जिस तरह आप पढ़ रहे हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप बच्चों को भी आगे जाके पढ़ाइएगा। तो वो नजरिया आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद
चिल्ड्रंस एंड टीचिंग प्रोफेशन, इसमें आपको पढ़ना चिल्ड्रंस एंड टीचिंग प्रोफेशन है ना। तो आपको पढ़ना है इसमें क्या, इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड लीडरशिप क्वालिटीज। देखिए एक बच्चा होता है और टीचिंग प्रोफेशन, बच्चा जो होता है और टीचिंग प्रोफेशन को किस तरह वो एडॉप्ट करता है ना। आप अगर टीचिंग करा रहे हो तो आपका प्रोफेशन हो गया, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें देखना है कि आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है या नहीं, ठीक है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है कि नहीं, है ना। एक टीचर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है लीडरशिप। आप एक क्लास में 50, 60, 70 स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो मींस क्या हो रहा है, आप लीडर बन के पढ़ा रहे हो। अगर आपके पास लीडरशिप का कैपेसिटी नहीं होगा तो आपसे बच्चा कोई पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको बच्चा इतना परेशान कर देगा कि आप क्लास छोड़ के भाग जाओगे। हाँ, अगर आपके पास लीडरशिप का गुण है, लीड करने का गुण है, तो सारे बच्चे को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो टीचर का जो प्रोफेशन होता है, एक तो टीचिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर हैज इंटरेस्ट इन टीचिंग। अगर टीचर को इंटरेस्ट नहीं है टीचिंग में तो कभी वो टीचर नहीं बन सकता है, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज मैंने बताया कि लीडरशिप से ही पढ़ाया जाता है। अगर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो वो टीचर नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास कंट्रोल करने के लिए वो एटीट्यूड है ही नहीं है, वो एप्टीट्यूड है ही नहीं है। तो कैसे किस तरह से बच्चा को हैंडल करेगा, ठीक है। तो इस चलते आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप एंड मैनेजमेंट, आपको ग्रुप जो आपका ग्रुप है तो उसमें आपको मैनेज किस तरह से करना। देखिए मैनेजमेंट की पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए हर आदमी का बात नहीं होता है वो मैनेजमेंट कर लेगा, किसी किसी में खास गुण होता है। इसी चलते इस सब का क्लास दिया जाता है कि मैनेज किस तरह से करना है आपको। अगर आपके पास मैनेजमेंट, देखिए अगर आप किसी का सैलरी है 50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपया सैलरी है, लेकिन वो अपना फैमिली को सही से चला नहीं पा रहा है। लेकिन अगर किसी के पास किसी को 20,000 रुपया मिलता है, ठीक है, लेकिन वो अपना फैमिली को सही से चलाता है, तो देखिए मैनेजमेंट की बात होती है। ये सही से मैनेज कर पा रहा है इसीलिए 20,000 में निकाल दे रहा है, और इसको 50,000 मिल रहा है लेकिन वो मैनेजमेंट उसका सही नहीं है, इसी चलते वो 50,000 में फैमिली को सही से नहीं चला पा रहा है। ये मैनेजमेंट स्किल होता है लोगों के अंदर में, ठीक है। और एक चीज देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 10 घंटा पढ़ते हैं लेकिन उसका एग्जाम नहीं निकल पाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 3 ही घंटा पढ़ेगा लेकिन उसका एग्जाम निकल जाएगा। तो मैनेजमेंट स्किल है, वो मैनेजमेंट मैनेज करके पढ़ रहा है, और वो बंदा कोई मैनेजमेंट उसके पास नहीं, वो पढ़ता जा रहा पढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो मैनेजमेंट स्किल होता है, ठीक है। इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, आपको आप जब कभी भावुक हो जाते हैं, ठीक है, इमोशनल हो जाते हैं, तो उस चीज को बारे में, उस चीज को किस तरह से एडजस्ट करना है। बहुत सारे समाज में कुछ परेशानी होता है ना, उसके बीच में आप उसको एडजस्ट किस तरह से करोगे और आप शिक्षा बांटोगे, ठीक है। तो इमोशन को एडजस्ट करना है, इमोशन के साथ पढ़ाई नहीं होता है, तो आपको उसको हैंडल करना है सिचुएशन को और शिक्षा देना है, ठीक है। इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, ठीक है। देखिए इंट्रा मीन्स क्या होता है और इंटर मीन्स क्या होता है। देखिए आपके बीच में जो लोग हैं, है ना, उससे, है ना, वो स्किल आपके, देखिए आपके बीच में जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उन लोगों को समझना है, ठीक है, उन लोगों को समझना है ना। आप इस तरह से उन लोगों को टीचिंग करो, इस तरह से उन लोगों को पढ़ाओ कि लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, जैसे मेरा कैटेगरी जो है वो अगला कैटेगरी है, ठीक है, तो उसी आधार पर, है ना, किस तरह उसको समझना है और उन लोगों के अपने टीचिंग गुण से अपने और करना है, ठीक है। ये इंट्रापर्सनल होता है, ठीक है, अपने लोगों के, इंट्रा मींस अपने लोग, अपने ग्रुप का आदमी, और इंटरपर्सनल क्या होता है, इंटर मैं या बाहर का, है ना। इंटर मींस क्या होता है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग को आप किस तरह से अपने टीचिंग स्किल से घिस सकते हो, ठीक है, किस तरह से आप उसको शिक्षा दे सकते हो।
ठीक है। इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, आपको होता है इंटर रिलीजन और इंटर रिलीजन, जिस तरह से होता है ना इसी तरह से इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ठीक है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्परेरी इशू परटेनिंग टू स्कूल एजुकेशन, देखिए ये नहीं है, देखिए जो जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जो स्कूल के फील्ड में है ना, जो स्कूल एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में जो जनरल अवेयरनेस होता है ना, उसका भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन अभी जो कंटेम्परेरी, अभी हाल के दिनों में जो भी इससे इस इशू से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेंगे ना स्कूल एजुकेशन से, वो आपको पूछा जाएगा। जो भी इशू अभी चल रहा है करंट समय में, कोई करंट अफेयर हो गया है ना, उस कब के बारे में आपको यहां से पूछा जाएगा। 1 2 3 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। 40 मार्क का इसमें आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको सही से ध्यान देना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंट्रापर्सनल मीन्स अपने ग्रुप के लोगों के बीच का, ठीक है, और इंटरपर्सनल मीन्स क्या होता है, हमारे और दूसरे लोगों के बीच का, ठीक है। ये आप क्लियर कर लो, ठीक है। इसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं ये बीएड का जो एग्जाम होने वाली है उससे रिलेटेड मैं यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इंग्लिश का तो मैं कराऊंगा ही, रीजनिंग का भी कराऊंगा, हाँ। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं इसी बोर्ड्स में कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आई हैव लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यू हैव टू मैनेज इन ये है ना, ये व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। तो आपको पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड नहीं करा सकता हूं, लेकिन अगर मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूं तो आप मेरे टेलीग्राम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप डेफिनेट मुझे बताओगे, और इसके साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों के पास ये पहुंच सके। ओके, थैंक यू।